गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मुझे मॉल कंसेप्ट का ये टॉपिक बीच में ही लेना पड़ा है क्योंकि इस टॉपिक को काफ़ी स्टूडेंटों ने बार बार मुझसे कहा कि सर इसके मॉल कंसेप्ट के ऊपर, मॉल अवधारणा के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ और ये मॉल कंसेप्ट वाला टॉपिक हमारा क्लियर करवाओ। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, शायद आपको ये 9th क्लास से ही आपके लाइफ में एंटर कर जाता है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऑलमोस्ट आज प्रेजेंट में कॉलेज जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग से भी ये मॉल कंसेप्ट बाहर निकल चुका है। तो आइए कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मॉल कंसेप्ट समझाने की। इससे पहले जैसे कि आपको पता है, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि ये बंदा कैसे पढ़ा रहा है, इस मतलब एक डेमो के चक्कर से चेक करना चाहते हो तो आप वीडियो स्किप करके कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको मॉल कंसेप्ट रियल में ही समझना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मैं ये भी कहता हूँ कि खाली एक ही वीडियो में मॉल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसमें तो बस ओनली बेसिक नॉलेज था जो 9-10 तक भी आना चाहिए, 11th वाले भाइयों को भी आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं आपको मॉल कंसेप्ट पूरा समझाने की, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चलो अपन सबसे पहले मॉल कंसेप्ट के अंदर इसकी मॉल अवधारणा के कुछ 3-4 टर्म्स जो हैं वो आपको बारी बारी से देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चीज़ उभर कर आती है कि मॉल अवधारणा के अंदर, मॉल अवधारणा की बात करते हैं तो मॉल अवधारणा जो है वो है एक, देखो इसमें 3 टर्म यूज होती हैं बार बार। एक तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, जैसे चाहे हाइड्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन, कार्बन, किसी का भी ले लो, एक परमाणु का द्रव्यमान को अपन एटॉमिक मास बोलते हैं। और एक होता है अणुभार, एक अणु का भार, जैसे कि H2 है, N2 है, O2 है, H2O है, अमोनिया, XYZ, कोई भी एक अणु का भार जो अपने पास मॉलिक्यूलर मास या एक अणु का द्रव्यमान कहलाता है या अणु का द्रव्यमान कहलाता है। इसी टर्म के आधार पर एक मोलर द्रव्यमान होता है जो एक मोल का द्रव्यमान होता है, एक मोल पार्टिकल का द्रव्यमान होता है। इन 3 चीज़ों को अपन बारी बारी से पढ़ते आते हैं। अब इनके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो वास्तव में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, मोल क्या चीज़ है? मोल तो मैं ये कह सकता हूँ, मोल एक संख्याओं का गुच्छा है। मोल एक बहुत सारी संख्याओं का गुच्छा है और वो गुच्छा हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा समूह है। यानी कि एक मोल अपने आप में इतनी सारी संख्या हैं। शायद आपने एक नाम सुना होगा 9th क्लास में शुरू के अंदर ही, अवोगाड्रो संख्या। क्या नाम सुना होगा? अवोगाड्रो संख्या। ये अवोगाड्रो संख्या है, मतलब मोल अपने आप में एक संख्या को ही प्रदर्शित करता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, कि आपके पास एक मोल पेन, यानी कि एक संख्या है, एक मोल पेन। अगर मैं बात करता हूँ एक मोल पेन, तो एक मोल पेन संख्या है। अगर एक मोल पेन बोल रहे हो आप, इसका मतलब ये हुआ है कि आपके पास इतने सारे पेन हैं, 6.023 × 10⁻23 इतने पेन हैं आपके पास। यानी कि एक मोल जो है, मोल अपने आप में एक नंबर है, संख्या है, और ये संख्या कितनी है? इतनी है, यानी कि एक मोल के अकॉर्डिंग। और ये क्या होता है? अवोगाड्रो संख्या, Na के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं, कोई भी अगर अपन एक मोल वर्ड बोल रहे हैं, मोल वर्ड एक संख्या को प्रदर्शित करता है कि ये एक कोई संख्या है। मोल क्या है? ये एक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी परमाणु के अगर अपन उसके AMU एटॉमिक मास या फिर उसके अपन ग्राम अणुभार, किसी भी प्रकार के कंसेप्ट से धीरे धीरे अपन एटम से स्टार्ट करते हैं, किसी के परमाणु से स्टार्ट करते हैं, फिर अणुओं से स्टार्ट करेंगे। सब इसके न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर जाने वाले हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये ओनली फॉर, ये कोई 2 मिनट या 2 सेकंड की ट्रिक भी कुछ नहीं है। ट्रिक बहुत देंगे इसके अंदर, कैसे हल करना है, 2 मेथड देंगे हर न्यूमेरिकल के केस में। बट अब इसको थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है। वो आपको पता है, आपकी मजबूरी, मेरी मजबूरी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते आपकी भी मजबूरी है। बट जो कुछ मिले, जो समझो, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन एक बात करते एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, मॉल के कंसेप्ट के अंदर। जैसे कि कार्बन परमाणु है। क्या है ये? कार्बन परमाणु। अब कार्बन परमाणु को हम बचपन से बहुत अच्छे से जानते इसलिए हैं, जैसे कि मान लो कार्बन के अंदर ये जो नाभिक है ना बीच में, नाभिक मतलब इसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर मैंने 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन डाल रखे हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर अपन दोनों चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और बाकी जो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में होते हैं, ठीक है।
अब देखो कार्बन के एक परमाणु का भार अगर अपन देखा जाए तो उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, जिसको अपन 12 AMU कहते हैं। अब ये भी बताएंगे 12 AMU आया कहाँ से है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको एक छोटी सी कंसेप्ट बता दूं कि कार्बन का जो ये 6 है वो इसका परमाणु क्रमांक है, ये प्रतीक है, और ये 12 इसका द्रव्यमान है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है। अगर अपन ये Me, Mp और Mn का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और ग्राम में लेते तो ये और भी कम हो जाता, 1000 के हिसाब से इसके भाग लग जाता है 20। या फिर इसको प्रोटॉन का द्रव्यमान बोले तो कितना हो जाता 1.67 × 10⁻⁻24, सेम एज ही न्यूट्रॉन का होता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा, बट अपन इक्वली मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन प्रोटॉन का द्रव्यमान इस इलेक्ट्रॉन के केस में माना जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, यानी कितना गुना छोटा होता है 1/1837 गुना छोटा होता है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को तो इस एटॉमिक मास की मतलब मानते ही नहीं है, नगण्य मानते, इसको तो अपन वैल्यू नहीं करते, जोड़ते क्या क्या है ओनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इतनी बात आप जानते हो। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान के केस में आपने क्या निकाल लिया कि इसका 12 AMU है। अब देखो एक AMU क्या होता है, जैसे शुरू के अंदर 1956 के अंदर ऐसा अवधारणा माना था कि ये इसको क्या कर लिया गया, कार्बन 12 के समस्थानिक का 1/12वां भाग, यानी कि 1/12 पार्ट, इसका 1/12वां भाग 1 AM किसी भी तत्व के केस में इसका माना जाता है। तो इसका एक रेशियो होता था। तो इसके केस में अपने पास एक, अब जैसे अपन एक क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं, देखो। अब यदि 1 मोल कार्बन के परमाणु की संख्या की बात करें कि 1 मोल कार्बन के परमाणु की संख्या क्या होगी। अब हम एक बात जानते हैं कि जो मोल होता है 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ध्यान रखना हमेशा 1 मोल की संख्या कितनी है, अवोगाद्रो संख्या, चाहे वो पेन हो, पुस्तक हो, डस्टर हो, चौक हो, H2O हो, H2O हो, कुछ भी हो, XYZ, 1 मोल के इक्वल उसकी संख्या है। मोल क्या एक्चुअल में मोल एक संख्या ही है, ठीक है। और वो संख्या की वैल्यू कितनी है 6.023, कहीं कहीं आपको ये 6.022 भी मिल जाएगा, 10⁻23, ठीक है। इसका इक्वल होता है Na, अवोगाद्रो नंबर। अब बात देखो अपन स्टार्टिंग से शुरू से करते हैं, बचपन की तरह करते हैं। बात क्या है, कार्बन के देखो यहाँ पे देखना आप, कार्बन के 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का कितना द्रव्यमान होगा, गणना करनी पड़ेगी। 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12 AMU। तो यहाँ पे 12 एक्चुअल में 12 AMU क्या है 12 × 1 पॉइंट, यानी कि इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके द्रव्यमान से। तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 12 AMU आता है, ठीक है। अब तो कार्बन के 6.023 × 10⁻⁻ परमाणु का द्रव्यमान क्या है, इतने सारे परमाणु का द्रव्यमान क्या है, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान हम जानते हैं कि ये है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना सा है, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान है ये। तो इतने सारे परमाणु का, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसको निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक टर्म लगा रखी है अपन ने कि एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान ये वाला, एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान क्या है ये 12 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, सबके केस में नहीं है। अगर आप इसको एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के केस में मानते तो इसको 1 × 1.67 × 10⁻⁻24 करते, वो जिसका उसका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करना है, कार्बन कितने हैं, कार्बन इतने हैं, कार्बन कितने दिए हुए हैं हमारे को, कार्बन दिए हुए हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 ग्राम कार्बन के द्रव्यमान को हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है अवोगाद्रो संख्या के इक्वल। तो देखो आप इसको मोटे मोटे तौर पे गुणा करना चाहते हो तो यहाँ पे 10⁻⁻
10 की पावर 23 है और इधर 10 की पावर -24 है, लेकिन इसको 1.67 को और आप 6.023 को गुणा करते हो मोटे मोटे तौर पर 10 आता है, और वो 10 यानी कि 10 की पावर एक और बढ़ जाता है, यानी कि 10 की पावर +24 और 10 की पावर -24, सीधा सीधा कितना बच जाता है 12 ग्राम। यहाँ पे जी दे रखा है, यानी कि 12 ग्राम, यानी कि सीधा सीधा क्या आया, यानी कि आपका जो इतने ग्राम द्रव्यमान थे, कार्बन के इतने परमाणु थे, उनका द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम। और हम जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन का जो द्रव्यमान है वो है 1 मोल के इक्वल है, यानी कि जो 12 ग्राम आया है उसको अपन मोलर द्रव्यमान या उसको अपन ग्राम परमाणु भार भी कह सकते हैं, इट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास भी इसको कहा जा सकता है। तो देखो मोल कंसेप्ट के केस में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एक चीज़ का। पहले ये मैं आपको बचपन से बता रहा हूँ, जहाँ आप 9th से स्टार्ट कर सकते हो, जो अगर कोई 9th का बच्चा भी है तो वो भी इस पार्ट को समझ सकता है इजी केस में, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट आपके 9th क्लास से ही शुरू हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मोल को शुरू से ही पता नहीं क्यों ऐसे डर कर पढ़ाया जाता है या बच्चे खुद ही डर जाते हैं, तो ये बहुत आगे जाके समस्या खड़ी हो जाती है। बाकी मोल का कंसेप्ट तो ऐसे स्टूडेंट है हमारे पास कि मोल में आप क्या बात करते हो, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके परमाणुओं की संख्या, आप ग्राम मोल की क्या बात करते हो, बहुत कुछ उसका डिटेल में बताने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे पार्ट ही बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं बनाएंगे, और बहुत कुछ इसके जो भी न्यूमेरिकल बेस या जो भी सिंपल कंसेप्ट, इसमें देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा ही बनते हैं, तो इसके जितने भी सिंपल बेसिस के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल या जो भी इसके अंदर बन पाता है वो अपन बहुत डीपली और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर से, मोल कंसेप्ट बहुत ही छोटा पार्ट नहीं है, मतलब इसको ठीक ठाक पार्ट है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई है कि 6.023 × 10 की पावर 23 कार्बन के जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान आया है 12 ग्राम, और 12 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार आप ऑक्सीजन के परमाणु के साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। ऑक्सीजन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के अंदर भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन का ये जो नाभिक होता है उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे कोष के अंदर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ आप जानते हो। तो इसके पास भी क्या क्या सिस्टम है, इसके पास भी 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर परमाणु द्रव्यमान जोड़ना चाहते हैं तो आपको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हुए 16, उनका द्रव्यमान देखा जाए तो एक का द्रव्यमान चाहे एक प्रोटॉन हो। अब देखो हमने 16 कहाँ से निकाला, 16 निकाला उसके द्रव्यमान, यानी कि उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 16, और एक का द्रव्यमान कितना होता है, एक न्यूट्रॉन हो चाहे उसका प्रोटॉन हो, एक का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम। उसको हमने 16 से गुणा कर दिया क्योंकि वो संख्या में कितने हैं 16, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं 16 AMU। ये एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, अपन ये कह सकते हैं एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है 16 AMU, और ये 16 AMU 16 ग्राम बदलते ही देखो क्या कंसेप्ट चेंज हो जाता है, कितना बड़ा फर्क है भैया। आप यूं मत समझना 16 ग्राम और 16 AMU बहुत बड़ा अंतर है इनके अंदर। ये मोलर द्रव्यमान को बताता है, जबकि वो एटॉमिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करता है 16 AMU। 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटम का मास है, जबकि 16 ग्राम एक मोल का मास है। और एक एटम के केस में एक मोल बहुत बड़ी संख्या होती है गाइस, आपको पता है एक मोल कितनी बड़ी संख्या है। अगर अपन अंगुलियां लेके गिनने बैठते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे अंगुलियां खत्म हो जाती हैं, वो संख्या खत्म नहीं होती। आपको पता है 10 की पावर 23 लग रही है, कितनी बड़ी संख्या है। तो ये जो 16 ग्राम है इसमें और 16 AMU में बहुत फर्क होता है, इन दोनों को एक साथ कंपेयर मत करना। मोल कंसेप्ट यहीं से कंसेप्ट आपके माइंड के कंसेप्ट खोलना चालू कर दो धीरे धीरे, बहुत बड़ा इसके अंदर ऐसा आपको मिलता है। ये चीज़ों रटने की चीज़ें नहीं है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा आपको कि कैसा क्या इन चीज़ों को रटना चाहिए या नहीं रटना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास सिंपल चीज़ समझ में आ रही है कि 16 AMU एक ऑक्सीजन परमाणु का ओनली फॉर एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है। इसी प्रकार एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का मास की बात करते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन के परमाणु का मास कितना होगा। एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना है? एक मोल ऑक्सीजन का मास है ओनली फॉर 16 AMU। तो एक मोल यानी कि एक मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु आ गए? एक मोल ऑक्सीजन में ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु आ गए। एक मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु आ गए? एक मोल ऑक्सीजन में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु आ गए। और अवोगाद्रो संख्या क्या है यहाँ पे आपको पता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एक ऑक्सीजन के द्रव्यमान से गुणा करेंगे और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है गाइज? वो होता है 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इसको इस डिजिट को इतने परमाणु से, इतने ऑक्सीजन परमाणु से गुणा करने पर एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम एक ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जितने ऑक्सीजन थे सबसे गुणा कर दिया तो टोटल द्रव्यमान आ ही जाएगा ना। तो आपको पता, अभी आपको बताया कि ये 6.023 इंटू 10, ये जो वैल्यू है वो सब क्या हो जाती है? ये सब वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 23 है, इधर -10 की पावर 24 है, और मैंने कहा कि 1.67 और 6.023 गुणा करने पर 10 आता है लगभग। और 10 को ये 10 मतलब वापस से 24 हो जाएगा, 24 से -24 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ओनली फॉर 16 ग्राम यानी कि एक मोल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का जो टोटल द्रव्यमान है, या हम ये कह सकते हैं इसका जो द्रव्यमान है एक मोल ऑक्सीजन का, वो कितना है? 16 ग्राम। या हम इसको क्या कह सकते हैं? इसका इतना मोलर मास है, या अपन ये कह सकते हैं ग्राम परमाणु भार है। क्या है ये? ग्राम परमाणु भार है। देखिए जाओ आप लॉकडाउन में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर अभी ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। भले आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे भले मेरी तरफ से 9th के स्टूडेंट हो, मैं बोल रहा हूँ सबके लिए 100% आवश्यकता है इन चीज़ों का। मैंने भी बचपन में जब मॉल कंसेप्ट पढ़ा था तो कॉलेज तक तो क्या MSc में जाने के बाद पता चला था रियल में कि मॉल कंसेप्ट क्या होता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई केमिस्ट्री या कोई अपने आप को कुछ भी नहीं बता रहा, बट यूँ समझ लो ये मैं जहाँ मेरा आइडिया है, बहुत से लोग ऐसे जिनको मॉल कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि 60 ग्राम कार्बन में कितने मोल कार्बन परमाणु होंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 60 ग्राम कार्बन है। अगर आप वेट करते हो कार्बन का तो आपके पास 60 ग्राम कार्बन आपने तोल लिया कि आपके पास दिया गया कार्बन कितना? 60। अब पूछ रहा है कितने मोल हैं उसमें, कार्बन के कितने मोल हैं। तो देखो पहली बात, एक मोल कार्बन परमाणु के बराबर कितना होता है? 12 ग्राम होता है। इस बात को हम दिमाग में डाल लो, क्योंकि एक कार्बन के अंदर अभी अपन ने देखा, एक कार्बन के अंदर अभी देखा था अपन ने कि एक कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल द्रव्यमान उसका जो है वो इसका एक कार्बन परमाणु का 12 AMU होता है। तो एक मोल कार्बन परमाणु के केस में अभी अपन ने जो कंसेप्ट निकाला था उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि 12 ग्राम एक मोल के इक्वल होता है। तो चलो एक मोल कार्बन के परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम, एक मोल के इक्वल, ठीक है। ऐसे अगर हमें 60 हैं तो क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 60 क्या होगा? 1/12 इंटू 60, तो वो 5 मोल आ गया। एक तो सिंपल ये तरीका होता है। एक मोल निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी हम 9th क्लास से बताते थे। देखो मोल पदार्थ की एक इकाई है, उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता होगी। सूत्र क्या था उसका? n इक्वल n, ये यहाँ दिया हुआ है सूत्र इसका। n इक्वल, n का मतलब होता है मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान यानी कि जो आपको गिवन मास है, दिया गया द्रव्यमान अपॉन ग्राम परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया कितना है आपको? 60 ग्राम, और एक कार्बन का होता कितना है? 12 ग्राम। तो आप काट दो 60/12, तो क्या करोगे आप? 12×5 = 60, कितना है आंसर? 5 आ गया।
तो 60 ग्राम जो आपका कार्बन मटेरियल है उसके अंदर 5 मोल कार्बन एटम, ठीक है। अब संख्या तो आप देख ही लो, आप एक अवोगाद्रो संख्या को 5 से गुणा कर दो, इतना मैटर है आपके पास, ठीक है। तो वो संख्या आपको समझ में आ गई। लेकिन अब सबके लिए एक छोटी सी कॉमन सी बात है, ये धीरे धीरे तो याद हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसको आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेना मेरी राय में, और इसको आप लर्न करते रहना, क्योंकि आप इसको अब धीरे धीरे अपन ने अभी तो एक एटम के केस में पर्टिकुलर निकाला, अब धीरे धीरे अणु लेंगे, मोलर मास लेंगे, इनके केस में धीरे धीरे इसको थोड़ा और स्टेप पे जाएंगे, एनटीपी पे गैसों की बात करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे इसके धीरे धीरे। तो इसके केस में अगर आप कोशिश करो तो धीरे धीरे ये पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मास आपको याद नहीं करने होते हैं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास होते हैं, वो आपको एटॉमिक मास जो हैं वो डिजिट याद करनी होती है। वैसे ज़्यादातर दिया हुआ होता है, बट कभी कभार कोई अगर आपसे ओनली फॉर उसका मोलिकुलर वेट ही पूछ ले, कोई फॉर्मूला दे दे, अभी आपसे कोई कैल्शियम सल्फेट का दे दे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दे दे, कोई भी दे दे, धामन सोडा का पूछ ले, KMnO4 का पूछ ले, तो फिर आप क्या करोगे, इतने सारे रटोगे थोड़ी। इससे अच्छा कुछ आपके 20-25 एक जो आपके मुख्य आपके जो तत्व हैं उनके एटॉमिक मास आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास हैं जो हमारे हर फॉर्मूले में काम आते हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है, वो आप देख सकते हो। इधर से मैंने इधर लिस्ट बना दी है, ये सारा ये इसी के केस में ये आपका होमवर्क है, और ये आप ये कह सकते हो कि आपका ये लर्निंग वर्क है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे वहाँ पे अपन मोलर मतलब यहाँ पे अणुओं के लिए लेंगे, अपन मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बजाय किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, और इसके सिंपल न्यूमेरिकल निकालेंगे बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। तो आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे अगले पार्ट में और भी कुछ बेटर देने की, और इसके आगे का जो न्यूमेरिकल पार्ट है या इसके जो कंसेप्ट है धीरे धीरे, चाहे वो गैसों के लिए हो, चाहे वो द्रवों के लिए हो, चाहे वो किसी के भी लिए हो, चाहे वो आयतन से रिलेटेड हो, चाहे वो XYZ कोई भी मॉल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ आपको कंसेप्ट करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे लाइक से कुछ मिलता कुछ भी नहीं है, और मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा फिलहाल, मैं आपको बता दूं, बट कोशिश ये है कि अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो इस पर्पज से या इस वे में और बनाना चाहिए, इतना इनको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक अप्रिसिएशन होता है। थैंक यू सो मच।